चलिए, तो क्वेश्चन बैंक 2013 का है हमारा। ये लाइट का क्वेश्चन है, समझा जाए। कर लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखना है। तो देखिए यहाँ पर कितना प्रतिबिंब बनेगा ये किस पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है अपवर्तनांक पर। तो ध्यान देंगे, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो ये पहला अपवर्तनांक μ1 है, ये इमेज इसमें बनाएगा कहीं पर, यहाँ पर ये प्रकाश को मोड़ के यहाँ बनाएगा, तो दो इमेज यहाँ पर बनेगा। फिर यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो अपवर्तनांक अलग होने की वजह से बाहर अलग अलग दो बिंदुओं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। जितना इधर वाला अपवर्तनांक रहेगा वही डिसाइड करेगा क्या आपका, तो इधर प्रतिबिंब का संख्या। कोई दिक्कत बालक? तो आप कहेंगे सर 2 है, तो यहाँ पे कितना प्रतिबिंब बनेगा? 2 प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखेंगे कि अगर प्रधान अक्ष पर आप वस्तु को रखते हैं और अपवर्तनांक इस तरीके का है तो आपका 2 प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? टिक लगाते चलो। अब एक क्वेश्चन और है, आप देखिएगा बहुत बार रिपीटेड है, ड्रॉपलेट्स वाला। हटा इसको। चलिए नेक्स्ट, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। हाँ, करेक्ट। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो ध्यान देंगे, इसके लिए आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि कैपेसिटेंस ऑफ न्यू ड्रॉपलेट्स इक्वल टू n⁻⁴ और इनटू कैपेसिटेंस फॉर द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो देखिए n क्या है, कितना बूंद है, तो 64 आपने लिखा है। 64 को 4 का पावर, देखिए तो इधर इतना लिख सकते हैं जी। 64 आपने लिखा तो 4 का क्यू कर दिए। उसके बाद पहले वाला कैपेसिटेंस कितना दिया है? 5 माइक्रोफैराड। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 3 कैंसिल, तो कितना हो गया? 4 × 5 इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये एक बार नहीं बार बार पूछा है, और इसके जगह अगर बदलेगा तो यहाँ 125 करेगा, 8 करेगा, यहाँ जब भी देगा तो किसी संख्या का क्यूब देगा, और आपको देख लेना है कि ये किसका क्यूब है। तो आपने देखा कि सर ये 4 का क्यूब है, तो बस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका रिजल्ट सामने। क्लियर है? अगर ये 125 रहता तो यहाँ 5 होता और ये वाला 5, 5 5 जा 25, 25 हो जाता। कोई दिक्कत बालक? तो इसका कौन सा होगा आंसर हम लोग का? तो 20 माइक्रोफैराड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या है? करेगी 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। तो क्या क्या गिवन डाटा है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो गिवन डाटा में आपने बोला 5 ओम प्रतिरोध है, विभवांतर 7 वोल्ट और 20 मिनट तक। क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज कितना है, और टाइम कितना है? 20 मिनट। 20 मिनट, पहले मिनट को आप सेकंड में बदल लो, तो 20 मिनट है, सेकंड में बदल लेंगे तो कितना हो गया? 1200 सेकंड हो गया बालक। अब उत्पन्न ऊष्मा का मान ये बताइए कितना पढ़े हम लोग? v²/r/t पढ़े हैं, h = v²/r/t। तो आप देखिएगा उत्पन्न ऊष्मा के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा के लिए एक फॉर्मूला है h = v²/r/t। तो h = कितना हो गया? या आप VIT से भी निकाल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो v कितना है? 7, तो 7 × 7। टाइम कितना है आपका? 1200, और नीचे r है, r कितना? अब रिजल्ट देखिए किसमें है? कैलोरी में। तो याद रखेंगे कि जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम 4.2 से डिवाइड कर दिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2800 कैलोरीज, ये आएगा बालक। देख लीजिए इसमें है कि नहीं, ये वाला। ठीक है, ये है आपका 4 नंबर ऑप्शन। तो इसका ये होगा
सर जो डाटा है, डाटा के हिसाब से फॉर्मूला जो पढ़े हैं उसको लिख लेंगे, फॉर्मूले पर रखा गया तो कितना आ गया आपका 2800 कैलोरीज। जल्दी हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट, तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका? ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, करें कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है, तो आपको बताए हैं कि हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 0 तथा 1 के बीच। हाँ, ये बहुत सारा क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्रैक्टिस करते समय। चलिए ये भी समझ आ जाए, ये भी आया हुआ है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, कहाँ जाती है? ग्लास में, तो इसका तरंग दैर्घ्य ये बताइए कि ग्लास सघन माध्यम है कि विरल माध्यम? सघन। तो अगर कोई विरल से सघन में जाता है तो क्या होगा? तो तरंग का लंबाई घट जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर तरंग का लंबाई क्या होता है? घट जाता है। क्लियर है बात? अब यहाँ ये भी है कि सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ से जा रहा है? समझ में आ रहा है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ से जा रहा है? तो ध्यान देंगे, जब एक मीडियम का जिक्र है तो दूसरा मीडियम ऑलरेडी क्या होता है? वैक्यूम या एयर, निर्वात होता है या हवा होता है। तो जब कांच में जा रहा है तो यूनिवर्सल मीडियम बताए हैं कौन है? एयर है या वैक्यूम है? ठीक है, तो इसका मतलब ये कहां से जा रहा है? एयर से या वैक्यूम से ही जा रहा है, निर्वात से या हवा से ग्लास में जा रहा है। तो निर्वात हवा में तरंग का लंबाई ज्यादा होता है, कांच में जाएगा, जल में जाएगा तो तरंग का लंबाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, स्पीड भी कम हो जाता है। आगे बढ़ा जाए बालक। प्रतिघात बताइए, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? तो याद रखेंगे, प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, प्रतिरोध हो, सबका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है बालक? कहां पढ़े थे? सर्किट जब पढ़ाए थे, एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, सी, हाँ उसमें सारा चीज हमने डिस्कस किया था। चलिए इसके बाद आ गया कि दाशमिक संख्या 25 को द्विआधारी संख्या में बदले। ठीक है, तो आपको ये भी बताया गया है, तरीका क्या है बालक? फैक्टर कर देंगे। आपने बोला सर 25 का फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, तो 2 से, 3 से नहीं लेना है, हमेशा आपको 2 से ही लेना है, क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। तो ये कितना होगा? 12। तो देखिए 12 दूनी 24, कितना बचा? 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे। फिर 2 6 12, कुछ नहीं बचेगा, 0। 2 3 6, कुछ नहीं बचा, 0। 2 एकम 2, 1 बच गया, 1। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो डिजिट है इसको लिखना है। तो आप बोलेंगे सर 1, यहाँ से चले, फिर 1, फिर 00, फिर 1 और बेस में 2। अब खोजिए कहाँ है इसमें? 11 ये वाला है, तो आपका थर्ड हो गया। ठीक है, जैसे फैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं उसी तरीके से कहां से चलेंगे? तो नीचे से और यहां तक आना है। आगे बढ़ाया जाए। चलिए 8 नंबर में करेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो याद रखेंगे, लाइमन श्रेणी किस में? पराबैंगनी क्षेत्र में था। ठीक है, उसके बाद बामर श्रेणी था, बामर श्रेणी किस में था? दृश्य क्षेत्र में था। और उसके बाद औरक्त क्षेत्र में कौन था? तो औरक्त क्षेत्र में सर सारा था, पीछे वाला जितना था सारा औरक्त क्षेत्र में था। देख लीजिए सीरीज जो हम लोग लिखे थे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज हुआ था उसमें। तो ये कहाँ कह रहा है? दृश्य भाग में। तो दृश्य भाग में कौन था? बामर वाला था। ठीक है, लाइमन किस में था? पराबैंगनी क्षेत्र में। याद है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़ाया जा रहा था उस समय? ठीक है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, पीफॉन्ट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज पढ़ाया गया था। तो सबसे पहले लाइमन आया था। तो लाइमन किस में होता है? तो पराबैंगनी क्षेत्र में होता है।
उसके बाद बामर किसमें होता है, तो दृश्य क्षेत्र में होता है। अब बाकी ये सारे किसमें थे, औरत क्षेत्र में थे, तो ये किसमें होगा, दृश्य कह दिया कि दृश्य भाग किसमें पड़ेगा, बामर सीरीज में। कर लीजिए उसको। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, जल्दी बनाइए। तो कैपेसिटेंस बताना है, समतुल्य धारिता, जल्दी ये बताए हैं, इसके लिए ज्यादा पेन वगैरह नहीं चलाना है। अब देख सकते हैं सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। अब बताइए आपको ये सर है, पहले आप बताए थे, ध्यान देंगे कि दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, समांतर क्रम में कर देंगे। तो समांतर क्रम में तो जोड़ दिया जाता है, 3 2 5 हो जाएगा। तो ई पहले दोनों को जोड़ के कर लीजिए, तो 5 माइक्रोफैराड आ गया, ठीक है। और जब 5 आ जाएगा तो देखिए डायग्राम जो है इस तरीके से हो जाएगा, 1 2, ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है, सीरीज के लिए C1 इंटू C2 5 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 4, तो 20/9। खोज लीजिए कहाँ है, पहला ही 20/9 माइक्रोफैराड हो गया बालक, यही है आपका। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये भी क्वेश्चन आया है, कोई पूछा भी था, अरे सर टेस्ट में भी आया था ना जी। चलिए तो देखिए, तो करेंगे यदि गोले पर आवेश इतना 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान बताइए, बता दें। देखिए कैसे, तो आप बोलिएगा कि सर हम लोग पढ़े हैं विद्युतीय फ्लक्स के बारे में कि फाई जो होता है आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। देखिए तो विद्युतीय फ्लक्स फाई का कितना 1/ε0 टाइम्स। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फाई इंटू चार्ज इंटू 1/4πε0 इंटू 4π, देखिए तो लिख सकते हैं हम 4π से मल्टीप्लाई 4π से डिवाइड कर दिए हैं, क्यों किए हैं तो इसका रीजन इधर मालूम चलेगा। फ्लक्स चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटा दीजिए, 10⁻⁻⁶। अब इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ हो गया, और ये क्या है 4π। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहले 9 4 जा 36π। अब 10 वाला सारा काम करके बताइए, 10 वाला है तो देखिए इधर यहाँ पे 9 और 1 10, 10 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना 10⁴। पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। इतना यूनिट देख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। अभी कहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, 36 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। जल्दी कंप्लीट कीजिए इसको। यहां पे समझना होगा हम 4π से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं, क्यों किए हैं, इसका वैल्यू इतना रखने के लिए। इसमें 10 ही था, 10 ही क्वेश्चन इसमें था। हाँ इसमें यहीं तक, बाकी